हेलो। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल कंडीशन के बारे में जो एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिन्हें हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज कहते हैं। और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम इनक्यूरेबल डिजीज कहते हैं। कहने का मतलब मेडिकल साइंस के अंदर अभी तक इनका प्रॉपरली कोई क्योर है ही नहीं, कोई इलाज है ही नहीं। जो भी ट्रीटमेंट हम इन डिजीज का करते हैं वो एक तरह से उसकी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए और जो भी उसके लाइफ के लिए जरूरी हिस्से हैं उनको कैसे मैक्सिमाइज उसको इफिशिएंटली काम में लिया जा सके, इस प्रयास में हमारा मैनेजमेंट रहता है। सो पहली चीज, व्हाट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये क्या है? एक ऐसी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट है। जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब, जेनेटिक डिजीज का मतलब जानते हो ना आप? कहने का मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है। नॉर्मली इसके अंदर जो फीमेल्स होती है वो कैरियर्स होती है और ये डोमिनेंटली ये मेल को अफेक्ट करता है। तो एक्स लिंक्ड आपका पर्टिकुलरली आपका क्रोमोसोम्स है। अगर मैं टिपिकली नाम लिखूं तो XP21, इसको मेनली आपका क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। अब जब जिन इंडिविजुअल को ये बीमारी होती है, नॉर्मली देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर एक बच्चा आ रहा है। तो एक ऐसी वैरायटी ऑफ द ग्रुप है जो नॉर्मली चाइल्डहुड के दौरान होती है। कहने का मतलब जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, बचपन के दौरान होती है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो पहली लाइन आपको क्या देखने को मिलेगी? ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन्स। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जीन के अंदर, जिनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। और जेनेटिक चेंजेस अगर होंगे तो डेफिनेटली ये आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर आपको दिखने वाला है। और नॉर्मली ये जो जीन का म्यूटेशन होता है ये आपका किसको इन्वॉल्व करता है? ध्यान से सुनिएगा। वो जीन जो किसके अंदर इन्वॉल्व है? मेकिंग मसल प्रोटीन। किसके अंदर इन्वॉल्व? मेकिंग मसल प्रोटीन। आप जानते हो हमारे शरीर के अंदर जो मसल है वो मेनली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन को बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपके मसल की स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, आपकी मसल प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। तो जब इनको बनाने वाले प्रोटीन को जो जीन आपका रेस्पॉन्सिबल है और वो आपका मसल प्रोटीन जो है उसका जो क्या नाम है, ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम के अंदर याद रखिएगा, डिस्ट्रोफिन। जब जीन में प्रॉब्लम आती है तो एक तरह से डिस्ट्रोफिन की यहां पर क्या हो जाती है? डिफिशियंसी हो जाती है। तो पहली चीज याद रखिएगा कि कौन सा मसल प्रोटीन है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी के सिम्टम आते हैं। तो याद रखना डिस्ट्रोफिन। अब होगा क्या जब डिस्ट्रोफिन की डिफिशियंसी होगी? तो डिफिशियंसी होगी जब डिस्ट्रोफिन की, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो डिस्ट्रोफिन था अब तक क्या काम कर रहा था? आपकी मसल को स्ट्रेंथ दे रहा था, क्योंकि प्रोटीन बनेगा तो मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। इसके साथ साथ इनको प्रोटेक्ट कर रहा था किन चीजों से? मसल की इंजरी से। इसके साथ साथ हमारी जो मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। कहने का मतलब आपकी मसल जो भी काम करती है वो तब प्रॉपरली करेगी जब आपकी मसल प्रॉपरली बनी हुई हो। और बनाने का काम कौन करता है? डिस्ट्रोफिन। जब डिस्ट्रोफिन जो आपकी मसल का एक इंटीग्रल पार्ट है, जब बच्चों इसकी क्या हो जाती है? एब्सेंस हो जाती है। तो एब्सेंस हो जाती है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। अब प्रॉब्लम में क्या है? पहली समस्या ध्यान से सुनिएगा जो एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां क्या होता है, जो मसल होती है हेल्दी, नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होने के बाद वो अपना नॉर्मल माइलस्टोन भी अचीव करता है। वो नॉर्मली साल 2 साल की उम्र में खड़ा होकर चलने भी लग जाएगा। नॉर्मली ये प्रॉब्लम 4 साल 5 साल के बाद आना शुरू होती है।
तो कहने का मतलब एक ऐसा बच्चा जो नॉर्मल पैदा हुआ था, जो नॉर्मल आपको नजर आ रहा था, जब उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई तो आपको क्या हुआ, उसकी जो हेल्दी मसल थी, जो उसको चला रही थी, जो उसको एक्टिव रखे हुई थी, इसको किसने रिप्लेस कर दिया, फाइब्रस टिश्यू और फैट। ध्यान सुनिएगा, हेल्दी मसल इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू और फैट, जिसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स पैदा नहीं हुआ। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। जैसे आपकी ये पैर के अंदर ये मसल है, थाई की मसल और ये काफ की मसल, क्लियर है। अब यहां क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मसल के फाइबर्स थे। अब जब डिस्ट्रोफिन नहीं है तो सिंपल सी चीज है, इनका डिस्ट्रक्शन होना है, मसल धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज होगी। अब नॉर्मली अगर मसल वहां पर डैमेज होती है तो होना क्या चाहिए था, आपको ऐसा लगना चाहिए था कि आपका जो लिम्ब है, जो बॉडी का जो पार्ट है, वो क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, क्योंकि मसल कमजोर हो रही है। तो हमें दिखता अलग से, जैसे पोलियो में होता है कि आपका मसल एट्रोफी हो जाए, एट्रोफी तो यहां भी हो रही है। तो मसल की जब एट्रोफी होती है तो आपको क्या दिखता है, वो हिस्सा पतला दिखना चाहिए, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि हमें ऐसा क्यों नजर नहीं आता, इसके पीछे का रीजन है, सुनिएगा, कि जितना मसल पार्ट यहां से जाता गया उतना ही मसल पार्ट की जगह उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, फैट एंड फाइब्रस टिश्यू। कहने का मतलब जो चीज प्रोटीन गया और उसकी जगह क्या भरने लग गया, फैट और फाइब्रस टिश्यू। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको साइज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इवन साइज में आपको क्या देखने को मिल सकता है, स्यूडो हाइपरट्रॉफी। कहने का मतलब स्यूडो का मतलब, हाइपरट्रॉफी का मतलब अभी समझाता हूं मैं। नॉर्मली हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि आपकी मसल की साइज बढ़ना, नंबर ऑफ एक तरह से सेल्स आपका बढ़ना, तो मसल मोटी होती है। जैसे कोई जिम करता है, वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी मसल की साइज बढ़ती है। अब यहां क्या हो रहा है कि आपको साइज में कमी तो नहीं लग रही, और थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह मसल की साइज नहीं बढ़ रही। हो क्या रहा है, मसल टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय फैट और फाइब्रस टिश्यू। अब आप समझिए, जो मसल फैट और फाइब्रस टिश्यू के द्वारा रिप्लेस कर दी गई है, क्या फैट मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है, क्या फैट आपके मसल को वर्क करा सकता है, बोला नहीं करा सकता। तो जब ये वर्क नहीं कराएगा तो डेफिनेटली आपको क्या होनी है, वीकनेस फील होना शुरू होना है। कहने का मतलब आपकी मसल इफिशिएंटली काम ही नहीं करेगी, क्लियर है। अब अगर साइंस सिम्टम्स, अगर इतना सा दिमाग लगा लो आप, ध्यान सुनिएगा, केवल एक वर्ड में सुनना, डिस्ट्रोफिन की डिफिशियंसी हुई, मसल टिश्यू रिप्लेस कर दिया गया फैट और फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, तो आपके मसल एक तरह से धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो प्रॉब्लम्स क्या होगी, नंबर एक, ध्यान से देखिएगा, जब मसल ही नहीं रहने लगेगी तो प्रोग्रेसिव मस्कुलर वेस्टिंग, मसल धीरे धीरे क्या होगी, वेस्ट होने लगेगी। इसका सिम्टम, वो बच्चा जो 3 साल तक आराम से चल रहा था, चलते चलते अचानक से उसको उसकी चाल में फर्क आने लग गया। कहने का मतलब प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी चाल में फर्क आने लग गया। और चलते चलते, ध्यान से सुनिएगा, एक हिस्ट्री होने लग जाती है धीरे धीरे, फॉल। कहने का मतलब चलते चलते बच्चा गिरने लग गया। शुरू में तो माँ बाप सोच रहे हैं कि ऐसे गिर रहा है, लेकिन वो किस लिए गिर पा रहा है कि जब मसल प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो पोस्चर को मेंटेन ही नहीं कर पाएगी। चलता चलता बच्चा क्लेम्जी हो, उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो बीच बीच में गिरने लग गया। अब गिरने लग गया क्योंकि साथ साथ उसका क्या खराब हो रहा है, मसल गड़बड़ हो रही है, तो पुअर बैलेंस। और मसल में अगर प्रॉब्लम है तो उसको स्कोलियोसिस हो सकता है। कहने का मतलब जो आपका स्पाइन है उसकी कर्व को मेंटेन करने के लिए भी तो मसल चाहिए। तो एक तरह से मसल भी आपका क्या होगा, प्रॉपर तरीके से अपनी कर्वेचर को मेंटेन, मसल नहीं है तो आपका स्पाइन भी अपनी कर्वेचर को मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्चर्स, बहुत सी जगह मसल्स के क्या आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो ज्वाइंट है ना, उनके अंदर मूवमेंट के अंदर लिमिटेशंस आ जाती है। आप जो फ्रीली मूवमेंट करना चाहते हो वो मूवमेंट आप कर ही नहीं पाओगे। और साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, मसल स्पाज्म, क्योंकि मसल भी कम है,
उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वो किस में चली जाती है, स्पाज्म में चली जाती है। प्रोग्रेसिव इनेबिलिटी टू वॉक, गिरते गिरते एक समय ऐसा आएगा कि वो बच्चा चल ही नहीं पाएगा। क्या हुआ, चल ही नहीं। प्रोग्रेसिव मतलब चल रहा है, चलते चलते धीरे धीरे चाल बदली, धीरे धीरे गिरने लग गया, और एक समय ऐसा आया कि आप उसको बोल रहे हो बेटा उठ चल, बच्चा कहता है कि अब मैं चल ही नहीं सकता, ये मेरे बस का ही नहीं है साहब। वेडलिंग गेट कहने का मतलब टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से चलता है। अब यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, आगे भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के टाइप मेंशन है। सबसे वर्स्ट फॉर्म और सबसे कॉमन फॉर्म है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, इसको कहते हैं अपन डीएमडी, याद रखिएगा, डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। गोवर साइन क्या है अभी आपको मैं जस्ट समझाने वाला हूं इन तीन के बाद। काफ डिफॉर्मेशन, मैंने अभी ये भी समझा है आपको, काफ के अंदर फैट और फाइब्रस टिश्यू क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो सीडो हाइपरट्रॉफी हो रही है। इसके साथ साथ सांस लेने की मसल्स जब कमजोर होगी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, और साथ में क्या हो सकती है, कार्डियोमायोपैथीज। एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप कह सकते हो कि बच्चा अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं जी पाता है, 15 से लेकर 30, 40, 45 साल की उम्र तक द लाइफ इज बी एंड्स। और नॉर्मली ये देखा गया है कि 20 साल वो उम्र है कि 20 साल से पहले पहले डकनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बच्चा नॉर्मली खत्म हो जाता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर ही नहीं है। जब रेस्पिरेटरी मसल ही काम नहीं करेगी, एक तरह से जब सांस ही नहीं लेगा, तो आगे जाके बच्चा क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसको निगलने विगलने सारी तरह की समस्या आना शुरू हो जाती है। अब ये गोवर साइन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और तीसरा है गोवर साइन। एग्जाम में आता है कभी कि गोवर साइन कहां देखने को मिलता है। अब गोवर साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि शुरुआत के अंदर जब बच्चे को ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई, अभी वो ऐसा नहीं है कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो प्रॉब्लम क्या हुई, ध्यान से सुनिएगा, यहां पेल्विक गर्डल की मसल के अंदर वीकनेस आई, और स्पेशली कहां पर, लोअर एक्सट्रीमिटी, पैरों के अंदर। तो बच्चा क्या करता है, इधर देखिए, स्क्वेटिंग पोजीशन पे आता है, कहां से, लाइंग पोजीशन से। कैसे, कहने का मतलब अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ के खड़ा होना, क्लाइंबिंग ऑन इज ओन बॉडी। यहां डायग्राम देखिए, ये देखिए किस तरह से, ऐसे बैठा बच्चा, इस तरह से गया, गेट्स इनटू प्रोन पोजीशन, फिर इसने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद क्लाइंब्स ऑन थिंग्स टू स्टैंड अप, अपने घुटने पे दबाव डाल के घुटने को क्या किया, सीधा किया, फिर हाथों से धीरे धीरे ऊपर बॉडी के ऊपर जोर डाला, और फिर ऊपर वो जोर डाल करके फिर जाके क्या हुआ, ये खड़ा हुआ। कहने का मतलब अपनी ही बॉडी के ऊपर चढ़ के खड़ा होना। एक आम बच्चे की तरह अगर आप इसको बोलोगे कि क्या आप सीधे खड़े हो सकते हो, तो ये बच्चा कहेगा कि मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, गोवर साइन। जब मस्कुलर वीकनेस आ जाती है तो बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद खड़ा नहीं हो पाता, वो खड़ा हो रहा है लेकिन इंडिपेंडेंटली का मतलब आप समझिए, आपको गए तो खुद ही हो रहा है, लेकिन किस तरह से, अपनी ही बॉडी का क्या ले रहा है, वो सहारा ले रहा है। इंडिपेंडेंटली मतलब नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं, बैठा हुआ है, अचानक से बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गया। यहां पर ये पर्टिकुलर पोजीशन में जा रहा है, वहीं से बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल करके खड़ा हो रहा है। देखिए, shift weight forward, placing their hand on their thighs or knees, they walk their hands up their legs। कहने का मतलब जब चलेगा तब भी इनके हाथ इनके पैरों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि ये हाथों से धक्का दे दे के क्या करते हैं, पैरों का पोजीशन मेंटेन करते हैं, नहीं तो साहब ये गिर जाएंगे। क्लियर है। अब अगर डायग्नोसिस की बात की जाए, कैसे पता लगता है, पहली चीज तो हिस्ट्री। जब बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके गार्जियन लेके जाएंगे कि क्या हुआ साहब, बोला ये जब पैदा हुआ सब कुछ ठीक था, बोलना सीखा, सब कुछ, 1 साल की उम्र में खड़ा भी हो गया, ये चलना भी सीखा। अब कुछ समय से बच्चा 3-4 साल का, ये भी जब ये स्कूल जा रहा है, ये अचानक से इसकी चाल में बदलाव आ रहा है, अचानक से ये चलते चलते गिरने लग रहा है,
और ऐसी कोई समस्या अभी आना शुरू नहीं हुई, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज जो पढ़ा हुआ है वो उसको पता है कि देयर माइट बी अ चांस, लेकिन आप जानते हो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता तब तक हम कंफर्मेटिव बता भी नहीं सकते। अभी ये तो क्या है, सिम्टोमेटिकली है, तो आपको पता कैसे लगेगा? सबसे पहली चीज मसल की बायोप्सी की जाती है। मसल की बायोप्सी का मतलब मसल का एक पर्टिकुलर पार्ट लिया जाएगा, उसको स्टडी किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। नॉर्मली हमारी मसल के अंदर आपको सारी उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट मिल जाएंगे, इलास्टिन, कोलेजन। जब मसल की बायोप्सी करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ तो मसल को खा रखा है, खाया तो नहीं एक तरह से लेकिन डिस्ट्रॉयड है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मछली का जाला बना हुआ है। कहने का मतलब बीच बीच में मसल खाई हुई है, इसको कहते हैं फिश फ्लैश अपीयरेंस। मछली के एक तरह से जो मांस है या मांस है उस तरह से फिश फ्लैश अपीयरेंस जैसा आपको दिखाई देता है। बिल्कुल बीच बीच में आपको गैप 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 से दिखाई देंगे, गैप 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 से दिखाई देंगे। क्लियर है? तो मस्कुलर बायोप्सी के अंदर आपको प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, सीधी सादी भाषा में कहें तो CPK, नॉर्मली आपका ब्रेन, हार्ट और आपका नॉर्मली ये पाया जाता है स्केलेटल मसल के अंदर। आप जानते हो कार्डियक मार्कर में भी इसका एक नाम आता है कि जब मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है तब भी इसकी लेवल बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है कि मसल डैमेज होगी तो इसकी लेवल बढ़ेगी। सेम ऐसे ही जब स्केलेटल मसल डिस्ट्रॉय होती है, स्केलेटल मसल डैमेज होती है, तब भी आपको CPK लेवल क्या मिलेगी? आपको एलिवेटेड मिलेगी। मसल बायोप्सी के अंदर चेंजेस मिलेंगे, CPK लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। EMG करोगे, EMG का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोमायोग्राफी। कहने का मतलब मसल की स्टडी, मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किस तरह से रिलैक्स कर रही है। तो जब आप इलेक्ट्रोमायोग्राफी करोगे तो उसमें बहुत सारी वेव्स आती है, तो प्रॉपर तरीके से मसल का आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर आप उसको बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू करो तो बच्चा प्रॉपर्ली मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो वहां पर पता लगता है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग्स कर सकते हो आप। फिजिकल एग्जामिनेशन, हमने अभी अभी कहा कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और डॉक्टर इसके हिसाब से क्या करता है, फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी के टाइप को डिफाइन करता है। कौन कौन से टाइप अभी नीचे मेंशन्ड है। क्लियर है? तो सबसे कॉमन टाइप मस्कुलर डिस्ट्रोफी का याद रखिएगा, कौन सा है? DMD, डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी अफेक्ट प्रीडोमिनेटली बॉयज। मेनली ये किसको अफेक्ट करती है? बॉयज को। मैंने क्या कहा, फीमेल क्या होती है इसके अंदर? कैरियर होती है। नॉर्मली फीमेल क्या है? कैरियर है। फीमेल क्या हो गई यहां पर? कैरियर है। यहां पर क्या देखने को मिला आपको? अभी अभी हमने कहा था कि देखिए यहां लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव मस्कुलर वेस्टिंग। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा मसल के अंदर धीरे धीरे वेस्टिंग बढ़ती चली जाएगी, नई मसल प्रॉपर्ली बनेगी नहीं, और जो है उसको फैट और फाइब्रस टिश्यू के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। क्लिनिकल सिम्टम एविडेंट होने लग जाते हैं जब बच्चा क्या होता है? चलने लगता है। 10 साल की उम्र तक आते आते आप कह सकते हो कि बच्चा अगर उसे चलाना है तो आपको ब्रेस की आवश्यकता पड़ती है। ब्रेस का मतलब जो लगाते हैं ना असिस्टिव डिवाइसेस, उसके बिना वो बच्चा आपका खड़ा ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। क्लियर है? और 12 साल की उम्र तक आते आते बच्चे को आप कह सकते हो कि द बेबी विल बी अनेबल टू वॉक। जो अधिकतर बच्चे हैं वो आपका नॉर्मली चल ही नहीं पाएंगे। 10 साल तक शुरुआत में उसको ब्रेस लगा के चला रहे, घर के अंदर ही, जब फिजियोथेरेपी कर रहे हो आप, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हो आप, और एक ऐसा समय आता है कि जब बच्चा फिर क्या होगा? कंप्लीटली बेड रिडन हो जाएगा। और मैंने क्या कहा है कि रेंज वैसे देखा गया है कि 15 साल की उम्र के आसपास आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म होना शुरू हो जाती है। लास्ट कोई अगर जिया होगा तो वो गया है 45 साल तक। बट मान के चलिए कि लगभग 20 साल वो उम्र है जिसके बाद जाकर के जिसके आसपास तक बच्चा एक्चुअल में, या आप अडल्ट हो गया है अब तो 20 साल का है, तो देयर विल बी नो मोर लाइफ। सेकेंड इज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सेम है लेकिन एक तरह से आप कह सकते हो कि कम सीवियर वेरिएंट है किसका? DMD का, है ना। तो एक तरह से
ये लड़कों को इफेक्ट करती है। अगर मान लीजिए, कहने का मतलब बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी की हमने डकने बेकर्स दो अलग अलग नाम है। अगर सीवियर फॉर्म है तो दैट इज डकने, और वही अगर मान लीजिए प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो है, आपका प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये कहलाएगी बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब डिपेंड करता है कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। नाम दे दिए देखो, फेशियो चेहरा, स्कैपुला ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी चेहरे की मांसपेशियां, ह्यूमरस के आसपास की और स्केपुला के आसपास की मांसपेशियां। अगर केवल इनमें सिम्टम दिखाई दे, कहने का मतलब केवल इनमें दिखाई दे, कॉजेज प्रोग्रेसिव वीकनेस इनिशियली इन मसल ऑफ किस किस में, फेस में, शोल्डर में और अपर आर्म में, तो ये कहलाती है फेशियो स्केपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसको फिर डकनी नहीं कहोगे, क्योंकि इसमें फिर आपको गोवर साइन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप इन्वॉल्व है। क्लियर है? लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कहने का मतलब कि ऐसे लोग नॉर्मली नॉर्मल लाइफ आपका जीते हैं, लेकिन इनको लिम्ब गर्डल मतलब अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, इनके अंदर थोड़ी बहुत मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलती है, और ये थोड़ी बहुत इनको असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है आप कोई फुट ऑर्थोसिस लगा दे, एंकल फुट ऑर्थोसिस लगा दे, हाफू काफू आता है, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, हिप एंकल नी फुट ऑर्थोसिस लगा दे, तो ये अपना चल पाते हैं। इनके अंदर सिवियरिटी या दिक्कत एक ही चीज को लेके आती है कि अगर इनको कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ गए तभी जाकर के लाइफ थ्रेटनिंग है, अदरवाइज ये लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। अपनी क्या जीते हैं? ये नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक का मतलब क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल आसानी से रिलैक्स नहीं होती है, डिलेड मसल रिलैक्सेशन। तो प्रेजेंस विद मायोटोनिया, याद रखिएगा कि डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ मसल को क्या कहते हैं? मायोटोनिया। मसल आसानी से रिलैक्स नहीं होती है, क्योंकि मसल के अंदर क्या हो चुकी है? वेस्टिंग भी हो चुकी है और वीक भी हो चुकी है। तो ना तो ढंग से प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ना ही वो ढंग से क्या होगी? रिलैक्स करेगी। तो मायोटोनिया इसे कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अभी अभी मैंने कहा है कि एक्चुअल के अंदर अगर देखा जाए तो इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। मैनेजमेंट केवल उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, उसकी लाइफ को थोड़ा बहुत बेटर करने के लिए होता है। जैसे फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के अंदर आप क्या कर सकते हो कि एक तरह से उसको, जब पेशेंट आपके बच्चा आपके पास आ रहा है या आप उसको घर पे देखने जा रहे हो, तो नॉर्मली उसको वॉकिंग या असिस्टिव डिवाइसेस की मदद से चलाना, ताकि उसकी मसल का टोन मेंटेन रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर वो चलेगा फिरेगा नहीं तो वो बहुत जल्दी बेड पे आ जाएगा। रेस्पिरेटरी उसको क्या कराना? एक्सरसाइज कराना, ताकि टोन मेंटेन रहे मसल में। जितना है उसको आप बचा के रखने की कोशिश करते हो। क्लियर है? प्लस उसकी लाइफस्टाइल सुधारते हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कहने का मतलब वो हाथ पैरों की एक्टिविटीज को, कोई काम करना, ये करना वो करना, उसको सुधारना। और इनके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है ऑर्थोटिक्स की, जैसे एंकल फुट ऑर्थोसिस। ये देखिए आप यहां पर कि प्रॉपर्ली उसकी मसल रिलैक्स नहीं है, तो अगर आपने AFO लगा दिया है तो इसकी मदद से उसका एंकल बिल्कुल सीधा रहेगा, काफ मसल के यहां भी सपोर्ट है और इसकी मदद से वो चल पाता है। क्लियर है? स्पीच थेरेपी, अगर बोलने में दिक्कत आई तो। रेस्पिरेटरी थेरेपी, क्योंकि सांस लेने की मसल्स में प्रॉब्लम्स आ रही है। पेशेंट को डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, मैंने क्या कहा, दवाई तो है नहीं लेकिन फिर भी स्टेरॉइड्स दिया, जैसे प्रेडनिसोन दिया है ना, डेफ्लाजोकॉर्ड दिया, ताकि ये क्या मेंटेन कर सके? मसल टोन मेंटेन कर सके। और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉन्ट्रैक्चर्स आ गया है तो उस कंडीशन के अंदर सर्जरी की जाती है, ताकि उन कॉन्ट्रैक्चर्स को रिलीज किया जा सके। क्लियर है? तो दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब एक बार अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करें 2 मिनट के अंदर। पहली चीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो एक तरह से जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। नॉर्मली फीमेल कैरियर होती है, एक्स क्रोमोसोम्स से संबंधित प्रॉब्लम्स है, समस्याएं नॉर्मली मेल्स को आती है। अब साहब यहां पर होता क्या है कि जब जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर समस्या क्या आती है? वो जीन इन्वॉल्व होता है जो एक तरह से
मसल को प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और मसल का जो प्रोटीन है वो कहलाता है डिस्ट्रोफिन। क्या है? डिस्ट्रोफिन। तो जब मसल का प्रोटीन ही नहीं रहेगा, डिस्ट्रोफिन की डिफिशियंसी होगी, तो आपकी मसल धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कमजोर होने लग जाती है। क्या होने लग जाएगी? कमजोर होने लग जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि आपकी जो मसल है वो धीरे धीरे रिप्लेस कर दी जाएगी फैट और फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, जिसको कहते हैं अपन स्यूडो हाइपरट्रॉफी। क्लियर है? सिम्टम में अब जब मसल कमजोर है तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस, धीरे धीरे मैंने आपसे क्या कहा, चलता चलता बच्चा ढंग से चलने में दिक्कत, गिरने लग जाएगा, बैलेंस गड़बड़ होगा, स्कोलियोसिस आ सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होंगे, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जब वो चल ही नहीं पाएगा। गोवर साइन समझाया था, खुद की बॉडी के ऊपर क्लाइंब करके, ऊपर चढ़ करके खड़ा होना, और जब चलेगा तब भी हाथों को वहां सपोर्ट में रखेगा। डायग्नोसिस मसल बायोप्सी करके, ईएमजी करके, सीपी के लेवल आपको बढ़ा हुआ नॉर्मली आपको मिलेगा। क्लासिफिकेशन सबसे कॉमन फॉर्म्ड है डीएमडी, डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सबसे खतरनाक भी यही है, क्योंकि इसी के अंदर नॉर्मली पेशेंट अपनी पूरी लाइफ को पूरा कर ही नहीं पाता है। बाकी बेकर थोड़ा लेस सीवियर फॉर्म है। फेशियोस्कोपुलो-ह्यूमरल, आपका स्कैपुला, चेहरा और ह्यूमरस की मसल इन्वॉल्व है। लिम्ब गर्डल ये भी इतना सीवियर नहीं है, यहां भी नॉर्मल अपनी लाइफ जीता है। मायोटोनिक वाला मसल ढंग से प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो पाती है। मैनेजमेंट हमने क्या कहा? सिम्टमेटिकली हम करते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, या फिर मेडिसिन का ट्रीटमेंट हो। सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल चैप्टर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।